तो दोस्तों गुड इवनिंग। सबसे पहले मैरी क्रिसमस या क्रिसमस की आपको बहुत बहुत बधाई। इस पूरे विश्व को बधाई, इंडिया के लोगों को तो बधाई है ही। तो मैं हूं मनीष जायसवाल और कन्या चौराहा मुट्ठीगंज प्रयागराज, और मेरा कैमरामैन मेरी बहन रीमा जायसवाल। कैमरामैन रीमा जायसवाल, इनके बिना ये एपिसोड पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो इनका पहले धन्यवाद लिख देते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर इक्वेशन। रीमा फोकस दिखाना, रोशनी दिखाना। स्क्रोडिंगर इक्वेशन विथ डिटरमिनिज्म एंड अनसर्टेनिटी। हम डिटरमिनिज्म और अनसर्टेनिटी दोनों ही श्रोडिंगर इक्वेशन में देखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अगर हम मशहूर वैज्ञानिक नोबेल लॉरिएट रिचर्ड फेमन साहब को याद करें तो फॉर एग्जांपल किसी भी एटम को हम फील्ड्स में देख सकते हैं, और पॉजिटिव फील्ड को अगर हम फेयरली स्टेबल मान लें, इसका रीजन जैसा कि रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा कि सारा मास काफ़ी छोटे वॉल्यूम में डेंस है, तो इसको हम छूते नहीं हैं, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन जो है एक बड़े स्पेस में है। फॉर एग्जांपल ये सिंपल हाइड्रोजन एटम की पिक्चर है, और इसमें हम देख सकते हैं प्रोटॉन की फील्ड है और बाकी ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड है जो फेयरली बड़ी है। तो अगर रिचर्ड फेमन साहब की बात माने तो फील्ड जो है वो एक्चुअली में ही चीज़ें डिक्टेट करती है। अगर फील्ड कंप्लीटली पूरी चीज़ों को डिक्टेट करती है तो पार्टिकल जो कोई भी अगर कहीं टाइनी पार्टिकल का मास दिखेगा तो वो मान लीजिए यहाँ दिखा है, तो अगले पल वो मास यहाँ से कहीं और यहाँ भी दिख सकता है, क्योंकि फील्ड का फ्लक्चुएशन से पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फेमन साहब एक पार्टिकल क्यों बनाए, फेमन साहब हम बहुत सारे पार्टिकल बना ले तो पूरी तरह मास डिस्पर्स हो जाए, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का मास और डेंसिटी जो है पूरे रीजन में डिस्पर्स हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि एटम के अंदर तो हमने देखा ही नहीं है, तो हम बाहर से ही मेजरमेंट में जो डाटा है उसी से देखेंगे। खैर, हम हाइजेनबर्ग साहब उनके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से थोड़ी देर में पहुँचेंगे, लेकिन अगर पूरा सिस्टम फील्ड ही डिक्टेट कर रहा है और उसके फ्लक्चुएशन अगर रैंडम है, अगर इस इलेक्ट्रॉन फील्ड के फ्लक्चुएशन जो हैं वो क्या है, रैंडम है, क्या है, रैंडम है, तब फिर और ये भी मान लेते हैं सबसे सिंपल मॉडल में, जैसे आईआईटी बेंगलोर में प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर समझाते थे कि पहले सिंपल मॉडल बनाओ, ऐसा करो एक ही पार्टिकल बना लो पहले फील्ड के फ्लक्चुएशन से ना। तो अगर पूरा रैंडम है तो कभी पार्टिकल यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ऑल प्रोबेबिलिटी के साथ अगर कई सारी पार्टिकल्स जहाँ जहाँ भी होगा फ़ोटो खींचते जाएंगे, और एक अगर कंबाइंड फिगर बनाएंगे तो कंबाइंड फिगर बनाने पे क्या हो जाएगा कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से रैंडम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई पैटर्न नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड जो है, फील्ड और फील्ड का जो फ्लक्चुएशन है, रैंडम फ्लक्चुएशन, वो पूरी तरह से रैंडम नहीं है। या इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं कि अगर एक बार कहीं पार्टिकल बन गया फील्ड के फ्लक्चुएशन से, सपोज यहाँ, तो ये इसका कुछ मास होगा, ठीक है, इसमें कुछ चार्ज होगा और इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, और ये पार्टिकल जो है ये ना तो एकाएक बना है फील्ड के फ्लक्चुएशन से, पॉपअप हुआ है, और ना ही, देखिए लाइट भी आ गई, और ना ही क्या बोलते हैं ये पार्टिकल जो है एकाएक क्या बोलते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, इसका मास, इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। क्योंकि फेमन साहब ये भी कहते हैं कि पार्टिकल और फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वही पार्टिकल और फील्ड का जो इंटरेक्शन है वही इसको कहीं ना कहीं एक एनर्जी कंजर्वेशन भी देता है, या क्वांटम एनर्जी स्टेट्स भी देता है, जिसको हम E1 E2 कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए कि ई स्टेट में है, ठीक है ना। तो अभी जो फिगर इमर्ज होके आई कि ये पूरा कॉपी का स्पेस है,
ये स्पेस में भी कुछ ना कुछ फील्ड है, एनर्जी है। क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है। कहीं ना कहीं बिग बैंग से सब कुछ स्पेस भी बना है, तो मास लॉस से भी स्पेस बना है, तो वो फील्ड में दिखता है ना, एनर्जी है। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम ले ले और उसकी पॉजिटिव फील्ड में न्यूक्लियस ले ले किसी भी समय, और इसको पॉजिटिव फील्ड को ना छेड़े हैं, लेकिन अगर एक पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, एक समय पॉपअप कर रहा है एकाएक सपोज, और फिर ये पार्टिकल सिस्टम को, जब तक ये अपनी आइडेंटिटी बनाए रहता है, ये सिस्टम को गवर्न करता है, सिस्टम को गवर्न करता है। ठीक है, चलिए ये ठीक है। लेकिन एक दूसरा हाइड्रोजन एटम भी है, और इसकी जो क्वांटम स्टेट है, एनर्जी टोटल कंजर्वेशन, कोई भी जनरल स्टेट ई है। ठीक है, उसके बाद वो E1 लेगा, E2 लेगा, लेकिन एनर्जी स्टेट क्वांटाइज्ड है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरा हाइड्रोजन एटम लीजिए आप, उसकी प्रोटॉन की फील्ड है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, और वहाँ पे भी अभी पार्टिकल बना नहीं, लेकिन एकाएक पॉपअप करता है। जैसे इसमें पॉपअप किया वैसे इसमें पॉपअप किया। तो हमने कहा ना, सिस्टम पूरी तरह से रैंडम नहीं है, पूरी तरह से रैंडम नहीं है। ये पार्टिकल अगर कहीं है तो ये फील्ड को गवर्न करता है, और फील्ड और पार्टिकल का इंटरेक्शन कुछ ना कुछ जो है, फिजिक्स के जो भी लॉ हैं क्वांटम लेवल पे, उनको फॉलो करते हैं ना। अगर पार्टिकल बन गया तो ये सिस्टम को गवर्न करेगा। तो दूसरा, अगर ये पार्टिकल यहाँ पर x पर बना है, तो हाइड्रोजन एटम में ये जो है, इसकी भी एनर्जी E है, एनर्जी हमने क्वांटाइज्ड कर दी है, दूसरे भी हाइड्रोजन एटम की E ही है। लेकिन चूंकि E हमने फिक्स कर दिया है, चूंकि आउटर स्पेस इस हाइड्रोजन एटम के बगल कुछ और है, इस हाइड्रोजन एटम के बगल डिफरेंट है, इसलिए आउटर स्पेस अलग है, और इस हाइड्रोजन के एटम के बगल भी आउटर स्पेस कुछ अलग है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि फ्लक्चुएशन से पार्टिकल हमेशा x पे बने। फ्लक्चुएशन से पार्टिकल अगर एकाएक फ्लक्चुएट होता है, तो ये पोजीशन जहाँ बन रही है वो x प्लस डेल्टा x हो सकती है, x प्लस डेल्टा x हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से आर्बिट्री नहीं हो सकती है, पूरी तरह से आर्बिट्री नहीं हो सकती है। अगर हम कई सारे हाइड्रोजन एटम ले लें, तो ऑफकोर्स क्या बोलते हैं, कई सारे हाइड्रोजन एटम ले लें और सभी की एनर्जी E कर दें, तो बाउंड्री एग्जैक्टली एकदम एक जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि स्पेस अलग अलग है कुछ ना कुछ। इसलिए जो पॉपअप हो सकता है, वो पार्टिकल जो पॉपअप हो सकता है, वो कहीं ना कहीं x और x प्लस डेल्टा x रीजन में पॉपअप होता है, x और x प्लस डेल्टा x रीजन में। और इन रीजन में जो पार्टिकल पॉपअप होता है, उसका मोमेंटम जो होता है, उसका मोमेंटम mv से लेकर mv प्लस डेल्टा mv का वेरिएशन लिए रहता है। तो अगर हम सारे फिगर्स को एक साथ ले लें, या जो पार्टिकल x पे है अभी यहाँ पॉपअप है, कुछ समय बाद अगल बगल पॉपअप होगा ना, अगर सारे फिगर को लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स ले ले एक ही हाइड्रोजन एटम की, इसके भी लार्ज नंबर ऑफ ले लें, या अगर हम बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स ले लें और सबको एक साथ देखें, तो सब कहीं ना कहीं x और x प्लस डेल्टा x के बीच में ही पार्टिकल पॉपअप हो रहे हैं, और मोमेंटा mv और m प्लस डेल्टा v के बीच में ही सारे पार्टिकल का मोमेंटा पॉपअप होगा। तो ऑन एन एवरेज इनिशियल जो पार्टिकल कहीं भी बनेगा, ऑन एन एवरेज, अगर ऑन एन एवरेज फिगर एक आएगी, सारे हाइड्रोजन एटम के ले ले, तो ऑन एन एवरेज क्या बोलते हैं, आपको पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और इसका लॉन्ग टर्म अगर लें, अगर एक ही हाइड्रोजन एटम का लॉन्ग टर्म अगर लें, तो आपको लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म एवरेज अगर निकालें सारे फिगर्स का, तो सारे हाइड्रोजन एटम आपको एक ही तरह दिखेंगे। उनके लॉन्ग टर्म एवरेज सारे हाइड्रोजन एटम का अगर निकालें, तो सब में क्या बोलते हैं, और सारे जो पार्टिकल्स पॉपअप हुए हैं उनको एक साथ एक उसमें ले आएँ, एक फ्रेम में ले आएँ, तो आपको जो पार्टिकल्स के डॉट का पैटर्न होगा, लॉन्ग टर्म एवरेज, चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, कहीं से भी ले, लॉन्ग टर्म एवरेज में आपको एक पैटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? एक
पैटर्न मिलेगा और सभी में वो सभी हाइड्रोजन एटम के लिए पैटर्न वही होगा, जबकि इनिशियली पॉपअप में वेरिएशन था। इनिशियल पॉपअप में वेरिएशन क्या था? पार्टिकल की पोजीशन में जो वेरिएशन था वो डेल्टा एक्स था और पार्टिकल के मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी थी वो डेल्टा एम वी थी। लेकिन सबके लॉन्ग टर्म एवरेज का पैटर्न वही होगा। सबके लॉन्ग टर्म एवरेज का, सभी हाइड्रोजन एटम्स के लॉन्ग टर्म एवरेज का पैटर्न वही होगा। या बहुत सारे हाइड्रोजन एटम ले लें तो उनसे जो एवरेज आएगा वो उसी के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एवरेज सेंस में देखें, तो एवरेज सेंस में हम देखेंगे कि एक हाइड्रोजन एटम जो है और उसकी जो फील्ड है एवरेज सेंस में, वो कहीं ना कहीं एवरेज सेंस में देखो तो एक एवरेज पोजीशन पे पार्टिकल पॉपअप होता है, एवरेज पोजीशन पे, क्योंकि एवरेज पैटर्न सारे हाइड्रोजन एटम का एक है। एवरेज पैटर्न लॉन्ग टर्म जो हाइड्रोजन एटम का, किसी भी हाइड्रोजन एटम का लॉन्ग टर्म एवरेज लेंगे वो भी एक है। सारे हाइड्रोजन एटम का भी एवरेज पैटर्न एक है। इसलिए जो भी एवरेज पैटर्न है वही हम उसको ही क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन के लिए उसको ही हम अपना क्या बोलते हैं, उस एवरेज पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन एक लिख सकते हैं। उस एवरेज और उसी के करस्पॉन्डिंग हम एक एवरेज पोजीशन, यूनिक एवरेज पोजीशन x मान सकते हैं जहां पार्टिकल है और जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ux है, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, ke है, और ऑफ कोर्स उस एवरेज पोजीशन की टोटल एनर्जी भी E होगी। और जब हम इस एवरेज पोजीशन के अनुसार, एवरेज पैटर्न के अनुसार हम जब अपने सिस्टम को देखते हैं तो हमको ये दिखेगा कि इस एवरेज पोजीशन से हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चालू की, इस एवरेज पैटर्न को डिराइव कैसे करें, अब इस एवरेज पैटर्न पे हम पहुँचे कैसे। इस एवरेज पैटर्न को जो सभी हाइड्रोजन एटम के लॉन्ग टर्म एवरेज के लिए सभी वो एवरेज पैटर्न एक ही है, या बहुत सारे हाइड्रोजन एटम का एक साथ जो फिगर लेंगे वो एक ही है। तो उस एवरेज पैटर्न में एक एवरेज पोजीशन है पार्टिकल की x, और इस एवरेज पोजीशन पे पार्टिकल अभी है टाइम t पर, इसका मास है, इसकी कुछ चार्ज है और इसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। और बाकी यही पार्टिकल फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है। चूँकि पार्टिकल है तो फील्ड को भी हम एक तरह से पार्टिकल के रूप में देख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए। प्लस तो अगर ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे है और इसमें मास है, इसमें चार्ज है, इसमें वेलोसिटी है एवरेज पोजीशन पर x पर, और ये इसको सेटिस्फाई करता है। और फील्ड को हम, फील्ड में चूंकि कुछ नहीं है लेकिन पार्टिकल को जन्म दे रही है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो फील्ड को हम मासलेस नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें क्या है, इनके अरेंजमेंट के कारण पोटेंशियल एनर्जी है जो ux से रिप्रेजेंट है पार्टिकल की पोजीशन से। और पार्टिकल में कहीं ना कहीं मोमेंटा है क्योंकि मास है, चार्ज है, वेलोसिटी है। और ये पार्टिकल, ये जो मासलेस पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल एकाएक नहीं बन गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके इंटरप्ले से ही ये पार्टिकल जन्म लिया है। जो पार्टिकल अभी ऐसा दिख रहा है वो कुछ समय पहले कुछ और उसका वो और होगा। और कोई ज़रूरी नहीं कि सारा मास यहीं हो, ये मास कुछ क्लाउड भी लिए हो सकता है, या कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा मास क्लाउड में भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लाउड के रूप में भी हो सकता है। लेकिन ये क्लाउड बनेगा कैसे, हम इसको अब डिड्यूस करना चाहते हैं। एक्चुअली में ये न्यूक्लियस है और ये जब पार्टिकल मूव करेगा, सपोज इधर मूव कर रहा है ना, पहले सिंपल फिगर से, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस के विरुद्ध करेगा तो ये मासलेस पार्टिकल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे। तो ये जब पास पास आएंगे तो रिपेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम डायरेक्ट यहाँ पहले ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये इसके बगल वाले पार्टिकल कोएलेस करने लगेंगे, रिपेल ही नहीं करेंगे, ये कोएलेस करेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कोएलेस करेंगे ना। और मोमेंटा जो रहेगा ये पार्टिकल से कहीं ना कहीं मासलेस पार्टिकल में जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ में ये पार्टिकल कुछ कोएलेस भी करने लगेंगे। और कोएलेस करने से क्या होगा,
कि जहाँ कोलेस करेंगे वहाँ कुछ ना कुछ टेम्परेरी मास या क्लाउड का रूप में जन्म होगा, क्लाउड के रूप में जन्म होगा। ठीक है, तो मोमेंटा पार्टिकल से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? फील्ड में ट्रांसफर हो रहा है। मोमेंटा पार्टिकल से फील्ड में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मोमेंटा कंजर्व है। पार्टिकल और फील्ड का मोमेंटा कंजर्व है, कुछ मास पार्टिकल में है, कुछ मास फील्ड में उसके क्लाउड के रूप में है। या अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें, इस एवरेज इक्वेशन को, तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये मासलेस पार्टिकल अभी बगल बगल हैं, जस्ट बगल बगल, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोइलेशन और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और पार्टिकल अब ये बढ़ता जा रहा है, डॉट डॉट कर देते हैं। पार्टिकल यहाँ है और इसका कहीं ना कहीं जो कोइलेसिस की वजह से छोटे छोटे क्लाउड डेवलप हो रहा है। ये अभी की पोजीशन थी जब मोमेंटा, अब इसके पहले की पोजीशन क्या थी? पार्टिकल यहाँ से चला था, क्लाउड बिल्कुल नहीं था, इसमें मास m था, चार्ज e था, वेलोसिटी v थी, लेकिन ये धीरे धीरे ये पार्टिकल स्लो होगा क्योंकि नेगेटिव फील्ड में चल रहा है। और इसका क्या होगा? एनर्जी इक्वेशन सब में हर पोजीशन पे वही लिखी जाएगी, ux पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सिंपल वे में अगर लिख लें नॉन रिलेटिविस्टिक तो p²/2m। हमने कहा ना कि जो मोमेंटा पार्टिकल से कहाँ जाएगा? पार्टिकल प्लस क्लाउड में। ये क्लाउड क्या है? क्लाउड क्या है? छोटे छोटे कुछ बहुत थोड़ा मास है जो मासलेस पार्टिकल के ओवरलैप से बन रहा है ना। तो पहले क्लाउड पार्टिकल रहेगा, पहले पार्टिकल यहाँ रहेगा। चूहा भगा रहे हैं। एक मिनट रीमा, चूहा मत बनाओ, यहाँ देखो कैमरा बना। पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस सारा मूवमेंटा पार्टिकल में है। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये क्लाउड में शिफ्ट होगा। तो एक्चुअली में इस पोजीशन में देखेंगे तो पार्टिकल थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा और ये थोड़ा सा क्लाउड का डेवलपमेंट होगा। और जो वेलोसिटी पार्टिकल की यहाँ रहेगी ये थोड़ा कम हो जाएगी। पार्टिकल और क्लाउड की वेलोसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पार्टिकल और छोटा होता जाएगा। ये पार्टिकल काफ़ी बड़ा था, अब ये पार्टिकल थोड़ा छोटा हो गया, क्लाउड आ गया, और पार्टिकल और छोटा हो गया, क्लाउड और बड़ा हो गया। लेकिन पार्टिकल प्लस क्लाउड की वेलोसिटी घटती जाएगी। लेकिन इक्वेशन को देखिए आप, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा तो इसका मोमेंटा फील्ड में जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। पार्टिकल का मोमेंटा फील्ड में जा रहा है लेकिन मोमेंटा कंजर्व हो गया। यहाँ पे मोमेंटा कंजर्व, पी कांस्टेंट हो गया। तो फिर अगर ux बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है क्योंकि पार्टिकल प्लस क्लाउड अब स्लो हो रहे हैं। लेकिन काइनेटिक चूँकि p कांस्टेंट है और ux बढ़ रहा है, इसका मतलब सिस्टम का मास, मतलब पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास बढ़ रहा है। इसीलिए क्लाउड बड़ा हो रहा है, पार्टिकल का मास घट रहा है लेकिन क्लाउड का मास बढ़ रहा है। सिस्टम का मास इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम का मास इंक्रीज कर रहा है। अब इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करेंगे? बहुत पिछले एपिसोड में हमने बताया कि पार्टिकल के बगल हम, सपोज यहाँ पार्टिकल है, पार्टिकल के बगल हम छोटा सा वॉल्यूम मान लेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम में आखिर चेंज क्या हो रहा है? ये मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, और उसको हम साई से अगर रिप्रेजेंट करें, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल की डेंसिटी को अगर साई से रिप्रेजेंट करें, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल की डेंसिटी को अगर साई से रिप्रेजेंट करें ना, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट समय जो चेंज होगी, ये डेंसिटी इस वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जो चेंज होगी, इस तरह से लिख देंगे। ये 3 कारणों से चेंज होगी। चूँकि डेंसिटी डिफरेंस है पूरे रीजन में, तो डिफ्यूजन के कारण, नेट डिफ्यूजन के कारण पार्टिकल गेन करेगा या लॉस करेगा, तो उसके लिए टर्म -d डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डेवर स्क्वायर, डेवर एक्स स्क्वायर, साई एक्स टी। दूसरा क्या है? ये पार्टिकल और ये पार्टिकल और इसका क्लाउड जिसमें थोड़ा बहुत मास है, ये मासलेस पार्टिकल को वापस रिबाउंड भी करेंगे। ये पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा तो ये मासलेस पार्टिकल से फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो उसको वापस, ये देखिए ये पार्टिकल है ना, ये जब अगर मासलेस पार्टिकल से लड़ेगा तो इसको वापस ठेलेगा भी ना। तो पार्टिकल के मूवमेंट के कारण, रिबाउंड के कारण भी मासलेस पार्टिकल की वैल्यू बढ़ेगी।
तो रिबाउंड वाला टर्म लिख लेते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, पहले कांस्टेंट जोड़ लेते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाइड पे कितने को ठेलेगा, जितना मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी होगी, इसके प्रोपोर्शनल भी कर लेते। एक चीज़ और होगी कि ये जो मासलेस पार्टिकल जो भी डिफ्यूजन से आएंगे, रिबाउंड से आएंगे, ये आपस में कोलेज करके मास भी बना ले रहे हैं। ये मासलेस पार्टिकल अब मास में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो इसलिए कुछ मासलेस पार्टिकल लॉस भी होंगे। उसके लिए एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए। लॉस कितना होगा, जितने एक तो जितने डेंसिटी होगी, ठीक, और पार्टिकल और क्लाउड जो है जितनी तेजी से मूव करेगा उतनी तेजी से टकराएगा, तो कहीं नहीं कहीं उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, कोलिजन जितना होगा। तो एक टर्म ये ले लिए, ठीक है ना। ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो एक तरह से यूनिट वॉल्यूम में हमने, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में या ब्रिजेश कुमार सिंह साहब, ब्रिजेश कटियार साहब हमको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में HBTI में समझाते थे कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज इन मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन के कारण नेट गेन, रिबाउंड के कारण गेन, जो पार्टिकल मूव करेगा मासलेस पार्टिकल को वापस ठेलेगा, रिबाउंड के कारण गेन, माइनस कितने पार्टिकल प्रोडक्ट में बदल जा रहे हैं, मास में बदल जा रहे हैं, ये वाला टर्म, इस वाले टर्म में ना। ये वाला टर्म एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये मास को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, मास को चेंज करना है, पहले पर यूनिट मालूम मास को चेंज कर रहा है। तो इसको हम इस टर्म को S इंटू डेवर रो बाई डेवर टी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस टर्म को इधर ले आइए, तो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी प्लस एस टाइम्स, चूंकि एस आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट वही लिया है, रो। ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में रहेगा। अगर अच्छे से न लिख दें तो अच्छे से लिखा है। तो ये क्या, डेवर बाई डेवर टी ऑफ साई एक्स टी प्लस एस टाइम्स रो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी डेवर एक्स स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स, इमा अच्छे से वीडियो बनाना है, हाँ, यू एक्स इंटू साई एक्स टी। हम अगले पन्ने पे कंपैरिजन करना चाहते हैं। क्या कंपैरिजन करना चाहते हैं, देखिए जगह कहाँ बची है, अब ये कॉपी ही भर गई, कैसे ये देखिए, चलिए यहाँ बना लेते हैं। कंपैरिजन क्या करना चाहते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हम लिख, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये देखिए, ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो डायरेक्ट हम अपने मतलब के फॉर्म में लिख रहे हैं, डेवर बाई डेवर टी, कोई साफ पन्ना मिल जाए अच्छे से तो हम इनको समझा दें। ये रहा ना श्रोडिंगर इक्वेशन, जो अपने मतलब के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, डेवर बाई डेवर टी आई साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बार बाई 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 अपॉन एच बार यू एक्स इंटू साई एक्स टी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है, अपने मतलब के फॉर्म में। और हमने जो डायरेक्ट इक्वेशन अपनी बनाई है, डेवर बाई डेवर टी, जो मॉडल के तहत श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन को साई एक्स टी प्लस एस टाइम्स डेंसिटी, रीमा गैस बंद करके आओ खड़ाक से, हाँ, एस टाइम डेंसिटी। तुम इसे यहाँ रोको, मैं गैस बंद करके आता हूँ, 2 मिनट। प्लेट से आटा भी ढक देना भाई मेरे। भालू तो खाना खाने के बारे में सोचता, भालू खाना खाने में, ठीक है। तो हमने जो इक्वेशन बनाई है, डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी मतलब मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी प्लस एस टाइम्स मटेरियल डेंसिटी, ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा
डिफ्यूजन वाला टर्म माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। यहाँ आई साई एक्स है, तो व्हाट इज आई साई एक्स? आई साई एक्स से क्या है? चार्ज डेंसिटी प्लस वह डेंसिटी मटेरियल मास की डेंसिटी जो मासलेस पार्टिकल मास में तब्दील कर ले रहे हैं, और उसको एस से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स चार्ज। व्हाट इज? ये फिक्स चार्ज। और ये क्या है? ये मासलेस पार्टिकल में जो फ्री चार्ज, ये क्या है? फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज और फिक्स चार्ज दोनों क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज या चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा? ये चार्ज डेंसिटी। तो आई साई एक्स और इधर क्या है? फ्री चार्ज। क्या है? फ्री चार्ज। श्रोडिंगर इक्वेशन में दोनों तरफ साई एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आई साई एक्स का हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया, यही क्रिसमस का गिफ्ट है। आई साई एक्स क्या है? चार्ज डेंसिटी, जो श्रोडिंगर साहब बोल रहे थे कि ये क्या है? चार्ज डेंसिटी। और साई एक्स क्या है फिर? आई साई एक्स चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज डेंसिटी फ्री और जो मास में फिक्स हो चुकी है। साई एक्स क्या है? फ्री चार्ज डेंसिटी। क्या है? फ्री चार्ज डेंसिटी। तो कंजर्व क्या है? आई साई एक्स। एक्चुअली में आई साई एक्स कंजर्व है, ना कि साई एक्स। साई एक्स फ्री चार्ज डेंसिटी है, आई एक्स टोटल चार्ज डेंसिटी है, और पूरे रीजन में अगर हम सारी डेंसिटी को जोड़ देंगे तो कंजर्वेशन जो है वो आई साई एक्स है। यही गिफ्ट है मैरी क्रिसमस का, इसलिए आपको बधाई। और हमने बोला तो रीमा जायसवाल के साथ आपको हम बधाई दे रहे हैं। हमारा खाना बनने का समय हो गया है, और हम मॉडल पे आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं, अनसर्टेनिटी भी आपको समझा दी। एक्चुअली में श्रोडिंगर इक्वेशन एक एवरेज जो पैटर्न है, जो अगर हम कई बार इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली पता करेंगे, तो जो एवरेज पैटर्न आएगा, लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न जो डेंसिटी का आएगा, पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल के मिलने का पैटर्न आएगा, लॉन्ग टर्म पैटर्न आएगा, वो एवरेज वो साई उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या बोलते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट में मीजरमेंट करने की कोशिश करेंगे, कितना भी फाइन मीजरमेंट कर लें, लेकिन सिस्टम में एक अनसर्टेनिटी फील्ड के फ्लक्चुएशन के कारण होगी, क्योंकि ये फील्ड जो है आइसोलेशन में नहीं है, ये स्पेस में है, और स्पेस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, जिसके कारण एटम की फील्ड में एटम का जो फील्ड है वो फ्लक्चुएशन में कुछ ना कुछ रैंडमनेस होती है, लेकिन पूरे तरह से रैंडमनेस नहीं है। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन की है उसमें ये फिट होगी, आप कोर्स यहाँ पे अगर कंपेयर करिए तो डी का संबंध इस मास से है, और ये जो डी है ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये मास क्या है? पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास, और इस मास को हम रिलेटिविस्टिक मास में तोड़ सकते हैं, m0 मल्टीप्लाइड बाई गामा। गामा क्या है? गामा है √1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रिलेटिविस्टिक मास। चूँकि मास बढ़ रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है, चूँकि वेलोसिटी कम हो रही, मोमेंटम के साथ पार्टिकल और मास का, क्लाउड का मास बढ़ रहा है मोमेंटम के साथ। देखिए एक्चुअली में कहाँ पे है रीमा? बस ख़त्म होने वाला है, कहाँ गया? कोई भी एक फिगर मिल जाए। हाँ देखिए, क्योंकि पार्टिकल हमने बताया ना कि जब वेलोसिटी इसकी कम होगी तो ये क्लाउड में बदलेगा, लेकिन टोटल सिस्टम का मास बढ़ेगा, पार्टिकल का मास घटेगा। ठीक है, पार्टिकल का मास घटाइए आप, गामा वेलोसिटी कम होगी, पार्टिकल का मास घटेगा, लेकिन पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास बढ़ेगा, क्योंकि हम हाइयर मासलेस पार्टिकल से कोलिजन बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली में इसको हमको बढ़ाना भी पड़ेगा मास, तो इसलिए साई एक्स टी की जो वैल्यू होगी उससे गुणा करिए, और यूनिट को सही करने के लिए इसको आप साई एक्स टी की जो एवरेज वैल्यू होगी उसके साथ आप लिख लीजिए। तो जो इक्वेशन आएगी एक्चुअली में रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने टॉपिक दिया था,
रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो आएगी वो देखिए हमने जो पिछले एपिसोड में बनाई, डेवर बाई डेवर टी कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी वो एक्चुअली में पीछे ही है कॉपी में, देखो कोई दिक्कत नहीं रीमा, देखो रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो लिखी जाएगी डेवर बाई डेवर टी, इस तरह से एक ही पन्ने में आया, ये देखिए डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी प्लस एस टाइम्स रो, मतलब चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डेंसिटी में पर यूनिट समय जो चेंज होगा, माइनस, अब यहाँ छोटा डी ले लेते हैं क्योंकि ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और मास को हम पार्टिकल और क्लाउड को, उसके क्लाउड को एक साथ उसका कुछ इनिशियल मास मान लेते हैं और इसी को हम रिलेटिविस्टिक सेंस गामा से गुणा कर देते हैं। क्योंकि पार्टिकल और क्लाउड का मास दोनों बढ़ रहा है, भले ही पार्टिकल का घट रहा हो, तो इसलिए एक फैक्टर और हम लिखेंगे, वो है जिस जगह पार्टिकल क्लाउड है उस जगह, ज़्यादातर क्लाउड पार्टिकल के बगल में ही है तो उस जगह जो डेंसिटी है, फ्री चार्ज डेंसिटी, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी पे, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डिवाइड कर देंगे एवरेज डेंसिटी। तो एवरेज डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, साई एक्स टी, जो पूरे स्पेस में एवरेज लेंगे उसकी अलग मैकेनिज्म होगी एवरेज, ठीक। अच्छा ये तो डी, ये तो टोटल डी का टर्म है, ये क्या है एक्चुअली में डी, क्या है डी। अच्छा मल्टीप्लाइड बाई जो इक्वेशन है डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी, रिबाउंड वाले टर्म के लिए कांस्टेंट बी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी के लिए पोजीशन यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी ना। तो ये हमारी रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई, जहाँ पर डेवर बाई डेवर टी, ये क्या है फ्री चार्ज डेंसिटी मतलब मासलेस पार्टिकल की, ये फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज डेंसिटी, ये टर्म है टोटल चार्ज डेंसिटी, ये किसके इक्विवेलेंट है, आई साई एक्स के, साई एक्स टी के, श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करें। ये टर्म क्या है, डिफ्यूजन का टर्म है, डी का टर्म है ना, माइनस साइन बाहर रख लीजिए, नहीं माइनस अंदर रखा है कोई दिक्कत, ये टर्म क्या है डिफ्यूजन का टर्म है, माइनस डी का टर्म है ना, स्मॉल डी। ये क्या है रिलेटिविस्टिक मास मतलब इनिशियल रेस्ट मास पार्टिकल और क्लाउड का, पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का, एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन का मास मान लीजिए इसको एम नॉट मल्टीप्लाइड बाई गामा, आइंस्टीन का गामा, मल्टीप्लाइड बाई जिस जगह पार्टिकल और क्लाउड है वहाँ पे डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा एवरेज वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई ये डी हो गया माइनस डी हो गया, डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर, ये साई एक्स टी, डिफ्यूजन के करस्पॉन्डिंग टोटल टर्म प्लस रिबाउंड के करस्पॉन्डिंग टर्म बी मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स इंटू साई एक्स टी। तो मैरी क्रिसमस के साथ हम आप लोगों के लिए विदा करते हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये न्यूक्लियस है और ये जब पार्टिकल यहाँ से बचा हुआ मास इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है तो ये पार्टिकल बड़ा रहता है, अपना मास खोता जाता है और क्लाउड में तब्दील होता जाता है, और पास आएंगे जब तो और बड़े क्लाउड में आ जाएगा। तो एक तरह से ये अपना पार्टिकल अंत में क्या बोलते हैं पूरा का पूरा क्लाउड में तब्दील हो जाएगा। तो पार्टिकल जो एक तरह से सिस्टम को गवर्न कर रहा था, अब चूंकि क्लाउड पूरे क्लाउड में हो गया है तो ये पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी खो गया है, आइडेंटिटी लॉस हो गया है। अब ये क्लाउड हो गया है, पूरी तरह से क्लाउड हो गया है। अब हर पार्टिकल लगभग, अब कोई भी जब ये वापस जाएंगे यहाँ से तो कोई ज़रूरी नहीं कि पार्टिकल की पोजीशन हमेशा सेंटर पे ही देखी जाए। क्लाउड में कोई भी पोजीशन स्पेस में ये पोजीशन भी फ्लक्चुएशन के कारण गवर्न कर सकती है, और एक तरह से वो पार्टिकल फिर उसके अनुसार जब चीज़ें गवर्न होगी तो नेक्स्ट क्लाउड यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट क्लाउड अगल बगल बन सकता है। नेक्स्ट क्लाउड अगला जो पार्टिकल यहाँ चालू हुए थे वो पार्टिकल क्या पता यहाँ से उतना ही मोमेंटा लेके चालू हो सकता है जहाँ से यहाँ से चालू हुए थे। यही हम क्या बोलते हैं कि जो शुरुआती पार्टिकल है जब क्लाउड में तब्दील हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी खोलेगा, तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ जाएगा, इसी को कहेंगे डेल्टा एक्स, और इसी के करस्पॉन्डिंग मोमेंटा में भी डिफरेंस, क्योंकि हम फिर जब वापस इसको करेंगे तो पार्टिकल यहाँ मिलेगा
में भी डिफरेंट मोमेंटा भी मिल सकता है, पोजीशन में डिफरेंस आएगा, मोमेंटा में भी डिफरेंस मिल सकता है ना। तो ये इनहेरेंट है, दिस इज इनहेरेंट। ये इनहेरेंट जो अनसर्टेनिटी है, वास्तव में जब एक कोई मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में यही चीज़ हमको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मेजरमेंट में दिखती है, डेल्टा एक्स डेल्टा एम वी। लेकिन ये मेजरमेंट के कारण नहीं है, इस सिस्टम में जो इनहेरेंट फ्लक्चुएशन है उसके कारण है। लेकिन ये इनहेरेंट जो अनसर्टेनिटी है पूरी तरह से रैंडम नहीं है, ये कहीं ना कहीं जब ऑन एन एवरेज देखेंगे, जैसा पिछले हमने बताया, तो कहीं ना कहीं वो एवरेज इक्वेशन के साथ वो एवरेज पैटर्न, लॉन्ग टर्म पैटर्न वो हमेशा एक ही रहेगा, लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न एक ही रहेगा, जिसको हम एवरेज पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी दे सकते हैं, एवरेज पोजीशन के साथ एक काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, एवरेज और एक ई दे सकते हैं, जिसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं एक तरह से, और उसको डिटर्मिनिस्टिक वे में इक्वेशन एवरेज पोजीशंस के साथ लिख सकते हैं। और साई एक्स मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी के अनुसार हम पूरे पैटर्न को फ्री चार्ज डेंसिटी का जो भी वेरिएशन होगा एक्स के साथ एक ऑर्बिटल के रूप में, जो भी फ्री चार्ज डेंसिटी का ग्राफ बनेगा, एक्चुअली में वो फ्री चार्ज डेंसिटी जो फ्री चार्ज डेंसिटी साई है वो वास्तव में प्रोबेबिलिटी देगी किसी जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, और जिस जगह पाया जाएगा उस जगह उसका मोमेंटा होगा, उस जगह उतना मास होगा, उस जगह उतनी पोजीशन होगी। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेजरमेंट वाली वो आएगी, लेकिन वो इनहेरेंट है, वो सिस्टम में इनहेरेंट है फील्ड के फ्लक्चुएशन के कारण। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर, जय विश्व, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, थैंक यू। रीमा जायसवाल का भी थैंक यू। चलिए भाई, चलिए, हो गया।